अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर चैप्टर दैट इज़ द इनहेरिटेंस। और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे वन शॉट की सीरीज़ में। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा और वो है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम इनहेरिटेंस को डिटेल के साथ देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास पहला जो पोर्शन है या पहला हमारे पास जो सवाल है उसमें हमारे पास आता है कि मेंडल लॉज को हमने क्या करना है, यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करना है, जिसमें हमने यहाँ पर जो है वो एसोसिएट करना है इनहेरिटेंस को किसके साथ, लॉज के साथ। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हमने यहाँ पर डिटेल के साथ देखना है। ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हमने यहाँ पर दोनों जो है वो डिस्कस करनी है। और इसके अलावा हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो जीन लिंकेज है वो हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ लिंक करता है। और इसी तरह से हमने जो है वो क्रॉसिंग ओवर को भी यहाँ पर मॉडिफाई करना है। और प्रोजीनी कैसे आती है, न्यू प्रोजीनी कैसे आती है, यहाँ पर भी हमने ये डिटेल के साथ डिस्कस करना है। फिर हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज, ये भी डिटेल के साथ देखेंगे। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेड, यहाँ पर ये भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। और लास्ट पे हम एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं हीमोफेलिया। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो है यहाँ पर 7 टॉपिक हैं। ठीक है, हमारे पास मेजर 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, और उनके अंदर फिर हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये टोटल 7 टॉपिक बनते हैं इस वन शॉट के चैप्टर में। तो मैं आज के चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट कराऊंगी। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। चले हम यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। तो हम यहाँ पर जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल आसान रहे, आप लोगों का पहले कंसेप्ट बन सके, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी मुश्किल ना आए। सबसे पहली हमारे पास टर्म आती है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? देखो भाई, जिसकी वजह से जो आज हम दिख रहे हैं, हमारी आँखें, कान, हाथ, हमारा नोज़, ये कहाँ से आए? ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। हमारे पेरेंट्स के पास से कहाँ से आए? ये उनके पेरेंट्स से उनके पास आए। ठीक है, तो जो फीचर हमारे पास हैं वही जो फीचर हैं वो हमारे पेरेंट्स के पास भी हैं। तो पेरेंट्स ने ऐसी क्या चीज़ दी कि बच्चे उनके जैसे देखने लगे। तो ये जो सारी स्टडी है ना कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्या दिया। ठीक है, तो ये जो स्टडी करते हैं हम किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है ना, 3 चीज़ें क्या है कि माँ बाप ने क्या दिया। ठीक है, और अगर दिया तो वो कैसे दिया, और अगर दे रहे हैं तो वो 100% कॉपी क्यों नहीं है। देखो, मुझे जो है वो मेरे पेरेंट्स से फीचर मिले, जैसे कि मेरी 2 बाजू, 2 टांगे, 2 आंखें। ठीक है, अब ये जो है ये फीचर मेरे अंदर भी हैं, लेकिन ये फीचर कहाँ से आए? मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले। अब अगर पेरेंट्स जो मुझे फीचर दे रहे हैं, ठीक है, वो 100% कॉपी क्यों नहीं है? मेरी जो शक्ल है 100% मेरी मम्मा से या मेरे पापा से क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तो इस चीज़ का जो स्टडी है ना वो किसके अंदर की जाती है? वो जेनेटिक्स के अंदर की जाती है। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों को देखेंगे कि पेरेंट्स ने क्या दिया। ठीक है, और दिया तो कैसे दिया, और दे रहे हैं तो 100% कॉपी क्यों नहीं है। तो यही 3 चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास हेरिडिटी, कि माँ बाप ने क्या दिया। अब क्या दिया ये किस में आता है? हेरिडिटी में आता है। अब माँ बाप जो है वो कुछ दे रहे हैं। अब वो क्या दे रहे हैं? वो होते हैं हमारे करैक्टर। अब करैक्टर क्या होता है? जैसे कि हमारी हाइट हो गई, हमारा स्किन कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है कि हमारे करैक्टर हैं। अब माँ बाप जो दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी? वो है हेरिडिटी। तो हम क्या कहते हैं हेरिडिटी को? ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास इस सवाल का जो है ये जवाब है कि क्या दिया। वो क्या दिया हमारे पास? वो होती है हेरिडिटी। अब कैसे दिया? अब कैसे दिया को हम किस में पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस के अंदर हम पढ़ते हैं।
ठीक है। हेरिडिटी में पढ़ा कि माँ बाप जो है वो करेक्टर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जिस प्रोसेस के थ्रू वो करेक्टर देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस का वर्ड निकला है हमारे पास कहाँ से, इनहेरिट से, ठीक है। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, देना। तो अब माँ बाप दे रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू करेक्टर जो है वो ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़, वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है कि इट इज़ द डिफरेंस इन करेक्टर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। अब देखो कि मैंने कहा कि माँ बाप जो है वो करेक्टर दे रहे हैं, तो जो करेक्टर दे रहे हैं तो उसके थ्रू हम 100% कॉपी क्यों नहीं है, तो इसका जवाब किस में हमें मिलता है, वेरिएशन में मिलता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हम जो है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते। अब यहाँ पर वेरिएशन आने की क्या रीजंस हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन रीज़न है। पहली रीज़न हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना, 9th क्लास में जब हमने वहाँ पर जो है वो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या होती है कि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के रिजल्ट में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम के सेगमेंट्स होते हैं ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो भी चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अच्छा तुम देख लो दुनिया में जितने भी इंसान है ना, कोई भी किसी से मैच नहीं करता, 100% कॉपी नहीं होता। तो बेसिक ये हमारे पास रीज़न होता है। पहला रीज़न हमारे पास वेरिएशन का क्रॉसिंग ओवर है, और दूसरा जो हमारे पास इसका रीज़न होता है वो क्या है जी, वो है जी म्यूटेशन, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है जी सडन चेंज इन द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर जब चेंज आता है तो इसकी वजह से भी क्या हो जाती हैं, तब्दीलियां आती हैं। सो ये हमारे पास क्या है कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, 3। पहला हमने हेरिडिटी पढ़ा कि माँ बाप ने क्या दिया, दूसरा हमने पढ़ा कि ये जो दूसरा है हमारे पास क्या है जी, ये दूसरा कि माँ बाप ने कैसे दिया, और तीसरा हमारे पास ये है कि अगर माँ बाप दे रहे हैं तो 100% कॉपी क्यों नहीं है, वो हम किस में बढ़ते हैं, वेरिएशन में बढ़ते हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डीएनए और जीन्स में। अच्छा अब यहाँ पर डीएनए क्या है और जीन्स क्या है, ये दोनों मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अगर हम क्या करें, सपोज कर लो मेरे पास जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये यूकैरियोटिक ये सेल है। अब इस सेल के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, मैं यहाँ पर बड़ा करके लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसी थ्रेड को जो है वो बाहर निकालूं, ठीक है ना। ये जो थ्रेड आप लोग न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हो, इसी को अगर मैं क्या करती हूँ, ये मैं बाहर निकालती हूँ। देखो आप लोग, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको जो है वो बाहर निकाला। अब ये जो मेरे पास ये धागा जो है आप लोग देख रहे हो, बेसिकली यही हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए होता है। और अगर हम डीएनए की लेंथ को देखें ना तो ये 2.2 मीटर जो है ये क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, ठीक है ना। अब अगर क्या करें, अब अगर आप लोग डीएनए को देखना चाहो तो डीएनए जो है वो आप लोगों को 2 कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है, बिफोर, ठीक है, बिफोर डिवीजन अगर आप लोग देखोगे तो तब आप लोगों को उसकी जो शेप है, ठीक है ना, वो और दिखाई देगी। और आप लोग जब ड्यूरिंग डिवीजन देखोगे तो तब उसकी शेप जो है वो आपको चेंज दिखाई देगी। जब बिफोर डिवीजन देखते हो तो ये आप लोगों को इस तरह से जो है वो बहुत ही क्या दिखेगा, बहुत ही बारीक धागा दिखेगा, ठीक है ना। वैसे तो धागा है, ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब इसको जूम करके देखते हैं तो ये हमें डबल जो है वो दिखता है क्योंकि इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बिफोर डिवीजन देखते हैं ना, तो हमें ये बहुत ही बारीक और सिंगल स्ट्रैंड हमें जो है वो दिखता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एट डिवीजन, ठीक है, जब इसकी क्या हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है एक सेल की, तो फिर हमारे पास यही जो क्या होता है, बारीक धागा ना, कि अपने आप को यूं क्या कर लेता है, कंडेंस कर लेता है, ठीक है, कंडेंस करता है। तो ये क्या बन जाता है, यूं इस तरह से फिर हमारे पास ये जो है ये एक क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन गया भाई, ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि
बिफोर डिवीजन जब ये बहुत बारीक था तो इसको हमने यहाँ पर एक नाम देना, और वो हमारे पास नाम क्या है जी, क्रोमैटन। ठीक है, जब ये बहुत बारीक होगा तो इसको हम क्रोमैटन बोलेंगे, और जब डिवीजन हो जाएगी तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे क्रोमोसोम का। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्रोमोसोम हमारे पास ना ये दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली ये मेल और फीमेल में उनका जो जेंडर होता है उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरे हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो ऑटोसोम होते हैं ना, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, इनके अलावा जितने भी आप लोग क्रोमोसोम देखोगे ना, ये क्या होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं जिनके अंदर हमारा बॉडी करेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये क्रोमोसोम की दो टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है, ठीक है ना, अब ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए का क्या काम होता है, ठीक है ना। बेसिक हमने देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग हेरिडिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो जिसका काम क्या होता है, इसका काम एक तो ये होता है कि ये स्टोर करता है तमाम की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये मेक करता है किस चीज़ को, प्रोटीन को। और यही प्रोटीन जब असेंबल होती हैं तो हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं, करैक्टर मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग ना एक बात जानकर हैरान होंगे कि आप लोग ये जो 2.2 मीटर लॉन्ग एक डीएनए देख रहे हो ना, ये सारे का सारा डीएनए जो है ना ये काम का नहीं होता, ठीक है ना, 100% ये काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर इसको यूं बनाऊं, ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है जी, ये डीएनए है। अब सपोज कर लो ये क्या है, ये 100% मैंने जो है ये डीएनए लिया हुआ है, तो ये 100% काम नहीं करेगा। इसमें से जो 98% डीएनए होगा ना, वो बिल्कुल ही फारिग डीएनए होगा, वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये जो डीएनए है जो काम नहीं करता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, जंक डीएनए का। अब सवाल आप लोग यहाँ पर आप लोगों के माइंड में होगा कि अगर ये 98% डीएनए काम नहीं करता, ये जंक डीएनए है, तो ये डीएनए के पोर्शन के अंदर है ही क्यों, ठीक है ना, क्यों इसने यहाँ पर जो है ये इतनी ज़्यादा स्पेस ली हुई है। तो इसका एक काम होता है, ठीक है ना, और वो हमारे पास काम क्या होता है कि ये जो आप लोग डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये उसको क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। ये जंक डीएनए का काम है, प्रोटीन नहीं बनाता, करैक्टर नहीं देता, इसका काम क्या है कि डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इसका काम है। अब यहाँ पर हमारे पास 98% जंक डीएनए होता है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना होता है, 2%, ठीक है ना। अब वही जो 2% हमारे पास डीएनए होता है ना, ठीक है ना, जो धागा हमारे पास है, रिमेनिंग पोर्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जीन, ठीक है। तो जीन और कुछ नहीं है, जीन डीएनए का ही पोर्शन है, वो पोर्शन है जो कि हमारे पास क्या है, फंक्शनल है, जो कि प्रोटीन बनाता है, जो कि हमें क्या देता है, करैक्टर प्रोवाइड करता है। तो जीन को अगर हम डिफाइन करें तो हम जीन को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है, ये स्पेशल सेगमेंट है डीएनए का दैट कंट्रोल अ पार्टिकुलर ट्रेट और द फंक्शन। अब ये डीएनए जो है और जीन जो है, ये दोनों जो हैं वो लगभग सेम चीज़ें ही हैं, या यूं कहो सेम ही हैं, कोई ये हमारे पास क्या है सेपरेट चीज़ नहीं है। बस डीएनए हमारे पास एक पूरा धागा होता है और जीन जो है वो उस धागे का छोटा सा पोर्शन होता है जो कि करैक्टर को क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, अलील्स को। देखो अलील जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर आउटवे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज पुराने ज़माने में हमारे पास क्या था, एक वाइल्ड कैट था, ठीक है ना। उस वाइल्ड कैट के पास क्या था, एक ओरिजिनल जीन था, ठीक है ना। अब वो जो ओरिजिनल जीन था ना, ठीक है ना, वो क्या प्रोवाइड करता था, वो कैट्स को ना जो है उनकी बॉडी का जो कलर होता है, उनकी फर का जो कलर होता है ना, वो प्रोवाइड करता था, ठीक है ना, वाइल्ड कैट को। क्योंकि पहले ज़माने में जो है वो और जीन नहीं था, यही ओरिजिनल जीन था, ठीक है। तो ये तभी हमारे पास क्या था, उस वक्त की तमाम पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेजेंट था, ठीक है ना। और इस वाइल्ड कैट के अंदर जो ओरिजिनल जीन था, इसका काम क्या था कि ये जो था ना, ये फर को कलर देता था। और सपोज कर लो यहाँ पर वो फर को कलर कौन सा देता था, वाइट कलर जो है ये उसको प्रोवाइड करता था, ठीक है ना। अब ये हमारे पास समझो
फिर क्या हुआ कि वक्त गुजरा और यहाँ पर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन हुआ मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये चेंज हुआ। अब चेंज हुआ तो हमारे पास क्या है कि कैट हमारे पास वही है, ठीक है ना, वाइल्ड कैट है। अब हमारे पास जीन भी वही था, ठीक है ना, ओरिजिनल जीन था जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा था, फर को कलर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस एवोल्यूशन के आने की वजह से, ठीक है ना, इस चेंज के आने की वजह से इस ओरिजिनल जीन के अंदर भी क्या आ गया, चेंज आ गया। अब वो चेंज क्या था, अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि चेंज आ गया तो वो हमारे पास जो जीन होगा वो फर को कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है, उसने जो है वो ओरिजिनल जीन के अंदर जब चेंज आया तो तब भी उसने क्या किया, फर को कलर ही प्रोवाइड किया। लेकिन वो कलर जो था हमारे पास वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमारे पास तमाम की तमाम पॉपुलेशन के अंदर कौन सा कलर था, वाइट कलर था। चेंज आने के बाद वो कलर किस में चेंज हो गया, ब्लैक के अंदर चेंज हो गया। अब यहाँ पर समझो कि क्या हुआ, जीन हमारे पास एक ही है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नोट करें तो इस एक जीन के हमारे पास कितने शेड हो गए, दो शेड हो गए। एक हमारे पास वाइट और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, ब्लैक। अब करेक्टर जो जीन का है वो एक ही है, क्या प्रोवाइड करना, कलर प्रोवाइड करना। अब इस कलर की दो फॉर्म हो गई तो हम अलील को क्या बोलते हैं, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जीन एक है और उसकी दो फॉर्म हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम हम लेते हैं अलीलोमॉर्फिक पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास अलील है। समझ आ गया होगा अगर आप लोगों को, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और इसको कमेंट भी लाजमी करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, लोकस को। लोकस क्या होता है भाई, अब देखो ये है जी मेरे पास क्या चीज़, ये है जी क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर आप लोगों को पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। सपोज कर लो ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन यहाँ पर है, दूसरा जीन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं। अब जीन्स जिस जगह के ऊपर होते हैं क्रोमोसोम पर, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लोकस। तो हम लोकस को क्या डिफाइन करेंगे, लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज द जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप को हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप। अब जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जीन कैसे हैं, ठीक है, यानी आपकी बॉडी में जीन्स जो हैं वो किस टाइप के हैं। इधर के वो हमारे पास यहाँ पर सपोज कर लो कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी हैं, या स्मॉल टी या स्मॉल टी हैं। किस तरह के आपकी बॉडी के अंदर जीन्स हैं वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं या होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने टर्म ली है ना कि डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, ठीक है ना, होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि हमारे पास ये टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब पहली हमारे पास टर्म आती है कि डोमिनेंट अलील क्या है। देखो सपोज कर लो अगर हमारे पास कोई ऐसा जीन पेयर हो जिसमें हमारे पास दो अलील हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो मेरे पास ये एक पेयर है, इसके अंदर आप लोगों को कितने अलील दिख रहे हैं, दो अलील दिख रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, जीन पेयर हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो दोनों हमारे पास क्या है, ये अलील हैं, ये एक दूसरे से डिफर है। इसमें एक कैपिटल है और दूसरा हमारे पास जो है ये क्या है, स्मॉल है। तो हमारे पास ये जो कैपिटल होता है ना, ये कैपिटल हमेशा स्मॉल के ऊपर क्या कर लेता है, डोमिनेट हो जाता है, इसके करैक्टर को शो नहीं करता, ये खुद ही क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास ऐसा अलील जो कि क्या करे, अपने पार्टनर के जो हमारे पास करैक्टर होंगे उसको क्या कर दे, हाइड कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट अलील कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी जीन पेयर होते हैं यानी कि जो अलील होते हैं ना, हम उनको अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखते हैं। तो जो हमारे पास कैपिटल होता है वो हमेशा स्मॉल के ऊपर क्या रहता है, डोमिनेट रहता है। तो हमारे पास डोमिनेंट अलील की एग्जाम्पल क्या है, सॉरी डेफिनेशन क्या है, डोमिनेंट अलील इज द अलील दैट शो इट्स
इफेक्ट, वो अपने इफेक्ट को शो करता है अगर उसकी एक ही कॉपी हो। अगर इस केस में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल टी सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो सिंगल फॉर्म के अंदर भी आ रहा है ना, तब भी वो अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है क्या चीज़, रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील क्या होता है कि ऐसा अलील जिसके करेक्टर जो है वो हाइड हो जाए, किस वजह से, डोमिनेंट अलील की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो स्मॉल टी है ना, इसके करेक्टर छुप जाएंगे। क्यों छुप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर हमारे पास एक अलील आ गया है, ये डोमिनेंट अलील आ गया। डोमिनेंट अपने आप को शो करवाएगा और रिसेसिव जो है वो क्या करेगा, छुप जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव अलील हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसके जीन्स किस तरह के हैं, ठीक है ना। अब फिनोटाइप क्या होता है कि ये जो जीन्स होते हैं ना, अब इन जीन्स का जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन भी होता है। यानी कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो बाहर से कैसे दिखता है, इसको फिर हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस और एक्सप्रेस्ड ट्रेट ऑन एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि हमारा स्किन कलर है, हमारी हाइट है, ठीक है ना, इसी तरह से हेयर कलर है, आइज कलर है, ठीक है ना, हमारी शक्ल किस तरह की है, तो ये सारा क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस है और उसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। फिर हमारे पास आता है जी होमोजाइगस, ठीक है ना। अब होमोजाइगस हमारे पास क्या है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और जाइगस वर्ड निकला है किस चीज से, जाइगोट से, ठीक है। तो हमारे पास होमोजाइगस क्या है कि अगर हम क्या करें, सपोज कर लो कि हम अगर एक जीन पेयर लें, ठीक है ना, और उस जीन पेयर के अंदर आप लोगों को ये जो दोनों के दोनों पार्टनर हैं, ठीक है ना, ये क्या मिले, ये आप लोगों को जो है वो सेम मिले, ठीक है। ये चाहे हमारे पास ये कैपिटल हो, ये चाहे हमारे पास क्या हो, ये स्मॉल लेटर में हो, अगर ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस को हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हैविंग टू आइडेंटिकल अलील, ये एक अलील है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा अलील है, तो ये दोनों अलील क्या है, आपस में आइडेंटिकल हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा कि ये जो होमोजाइगस होते हैं ना, ये अपने आप को किस फॉर्म के अंदर शो करते हैं, ये अपने आप को जो है वो डोमिनेंट के अंदर भी शो करते हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल में देखो तो ये दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है। और ये अपने आप को किस फॉर्म में जो है वो शो करते हैं, ये रिसेसिव की फॉर्म में भी अपने आप को जो है वो शो करते हैं। तो होमोजाइगस दोनों हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ऐसा जीन पेयर जिसके जो पार्टनर होते हैं ना, वो क्या हो, वो डिफर हो एक दूसरे से। सपोज कर लो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, या सपोज कर लो हम कैपिटल एस और स्मॉल ए ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक अलील है, ये दूसरा अलील है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफर हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो हेटेरोजाइगस होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किस फॉर्म में शो करते हैं, ये अपने आप को जो है वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर जो है शो करेंगे, रिसेसिव शो नहीं करेगा। रिसेसिव किस में होगा, रिसेसिव होगा सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस के अंदर। समझ आ गया आप लोगों को इतना। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो मेंडल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसने जो है वो क्या क्या काम किया, किसके ऊपर काम किया और क्या उसकी कंट्रीब्यूशन रही है, वो सारा हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास ये जो मेंडल है, ठीक है ना, इसका जो पूरा नेम है वो क्या है, जॉर्ज जोहान मेंडल, ठीक है ना। अब ये जो जॉर्ज जोहान मेंडल था ना, ठीक है ना, ये क्या था, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, यानी कि ये क्या था, एक राहिब था, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या था, ये बेसिकली बायोलॉजिस्ट तो था ही नहीं, ठीक है, बल्कि ये क्या था, ये मैथमेटिशियन था और इसको जो है वो गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा क्या था, ये शौक था और ये गार्डनिंग का जो है वो एक्सपर्ट था। अब यहाँ पर हम इसके काम की बात करें तो ये जो हमारे पास मेंडल है ना, मेंडल ने क्या किया, 7 साल तक जो है ये एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल तक जो है वो अपना काम किया। कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863
वर्ल्ड तक, ठीक है ना। और इसने अपना जो सारे का सारा काम है वो एक प्लांट के ऊपर किया जिसको हम क्या कहते हैं, पी प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है, पाइसम स्टाइवम, ठीक है। तो ये इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल ये है कि इसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, और भी तो बहुत सारे प्लांट थे, ठीक है ना, उनको चूज कर लेता, लेकिन इसने वो चूज नहीं किए। इसने क्या किया, इसने जो है पी प्लांट को चूज किया। अब पी प्लांट को चूज करने के पीछे इसकी क्या रीजन थी, तो यहाँ पर मैंने जो है ये रीजन लिखी है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहली रीजन हमारे पास क्या है कि ये जो पी प्लांट होता है ना, उसके अंदर आप लोगों को 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट मिलती हैं। अब 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब है कि हर करेक्टर की फिर आप लोगों को 2-2 फॉर्म मिलती हैं। जैसे कि 7 करेक्टर हैं, ठीक है ना, इन 7 करेक्टर में हर एक करेक्टर की 2-2 कॉपी मिलती है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास जो करेक्टर है दैट इज द फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर में हमारे पास 2 शेड हैं, या तो हमारे पास पर्पल होगा या हमारे पास क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्लांट की हाइट है, या तो वो क्या होगा, टॉल होगा या तो फिर शॉर्ट होगा। फिर सीड कलर है, ये तीसरा करेक्टर है, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। फिर सीड शेप आती है, राउंड है, या फिर हमारे पास क्या होती है, रिंकल होती है। फिर हमारे पास आता है जी पॉड कलर। ये जो आप लोग क्या करते हो, ये जो मटर का आप लोग जो है बाहर छिलका देखते हो, ठीक है ना, उसका कलर किस तरह से, ग्रीन है कि ये येलो है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पॉड की शेप, ठीक है ना, पॉड शेप इन्फ्लेटेड है, यानी कि ये आप लोगों को बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है, या फिर आप लोगों को वहां पर जो है इस तरह के जो वो कंस्ट्रक्शन होती है ना, ठीक है ना, यूं इस तरह की यूं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये 2 तरह की शेप होती है। फिर आता है हमारे पास 7th हमारे पास करेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लावर पोजीशन। क्या वो एक्सियल के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, या फिर हमारे पास टर्मिनल यानी कि प्लांट के एंड के ऊपर है। तो ये जो 7 करेक्टर थी ना, इन्हीं की वजह से जो मेंडल था, मेंडल ने इस पी प्लांट को चूज किया। एक रीजन तो हमारे पास ये है। दूसरा रीजन इसका ये है कि ये सेल्फ पोलिनेशन कर सकते थे, और इसी तरह से ये क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते थे। तो ये करेक्टर इनके जो है ये दोनों मौजूद थे। इसके अलावा इनका जो लाइफ स्पैन था ना, ये लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, और ये बहुत ज़्यादा जो थे ये लार्ज नंबर देते थे ऑफ स्प्रिंग के, ठीक है। एक तो इनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट था, और ये अपनी एक जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो थे वो क्या देते थे, ऑफ स्प्रिंग देते थे। और ये क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे। यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो इसको एक ही प्लांट के ऊपर जो है वो मिल जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मेंडल ने जो है वो क्या किया, इस पी प्लांट को चूज़ किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेंडल की कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मेंडल ने जो है कौन कौन सा जो है वो काम किया, और उस काम के रिजल्ट में उसने क्या क्या जो है वो हमें यहाँ पर नॉलेज दिया। उसने लॉज दिए, ठीक है ना, कितने लॉज दिए, 3 लॉज दिए। उसमें से पहला हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। वन बाय वन करके हम इन तीनों लॉज को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, मोनोहाइब्रिड को और डाई हाइब्रिड को। मोनोहाइब्रिड क्या है और डाई हाइब्रिड क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल के साथ बताती हूँ। सबसे पहले समझो कि हमारे पास क्या है, ये जो वर्ड है ना हाइब्रिड, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है ना, हाइब्रिड किसको कहते हैं, हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एरीज हो, कहाँ से, फ्रॉम मैटिंग बिटवीन 2 डिफरेंट पेरेंट। मतलब क्या कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 2 ऐसे पेरेंट के रिजल्ट में मिले जो आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। सपोज कर लो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट क्या है, टाल है, और दूसरा हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। ये मैंने किसकी एग्जाम्पल लिया, हाइट की एग्जाम्पल लिया। तो ये दोनों जो पेरेंट है आपस में क्या है, ये डिफर हैं। अब इनके मैटिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये मैटिंग के रिजल्ट में इनके यहाँ पर ये जो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। समझ आ गया। हाइब्रिड क्या है कि हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 ऐसे पेरेंट के रिजल्ट में मिले जो आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसके ऑफ स्प्रिंग को हम हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है ना। अब समझो फिर हाइब्रिड के अंदर हमारे पास 2 टाइप होती है, एक होता है हमारे पास मोनोहाइब्रिड और दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज़, डाई हाइब्रिड। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड को। देखो मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग पेयर
करेक्टर दिए, ठीक है ना, 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट दिए पी प्लांट के, ठीक है ना, उनमें से अगर 6 करेक्टर में, ठीक है ना, जो पेरेंट्स हैं वो सेम हो, यानी कि पीछे हमारे पास क्या है, ये 7 करेक्टर हैं, उन 7 में से सपोज कर लो ये 6 हैं, इन 6 में क्या हो, ये सेम हो, और अगर डिफ़र करे तो सिर्फ किस में, इस एक के अंदर, ठीक है, इस एक करेक्टर के अंदर डिफ़र करे तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म दैट इज डिफर इन वन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट, या तो उसकी सीड शेप भी हो सकती है, सीड कलर भी हो सकता है, पॉड शेप भी हो सकती है, मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ किस में हो, सिर्फ एक करेक्टर के अंदर हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड कहते हैं। फिर हमारे पास टर्म आती है डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफर करे किस में, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट में, ठीक है ना, यहाँ पर मोनो में था एक, लेकिन उसमें क्या हो, हमारे पास सपोज कर लो जो हमारे पास डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड में सपोज कर लो हम ये दो ले लेते हैं करेक्टर, ये दो में क्या हो, ये दो में हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ हो, ठीक है, ये मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड कहते हैं। और हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड के अंदर हम जो है वो एक साथ दो ट्रेट को लेकर चलते हैं, जैसे कि हमारे पास सीड शेप और हमारे पास सीड कलर, उसमें एट अ टाइम, मोनो में हमारे पास एट अ टाइम एक करेक्टर होगा, और डाई हाइब्रिड में हमारे पास दो करेक्टर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं मेंडल के लॉज के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास पहला लॉ है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, अब ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किसको फॉलो करता है, ये जो हम पीछे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़कर आ रहे हैं, ये लॉ फॉलो करता है किस चीज़ को, मोनो हाइब्रिड को, यानी कि इस लॉ के अंदर हम एट अ टाइम एक करेक्टर को जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब इस लॉ के मुताबिक ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू को एग्जिस्टिंग अलील, ठीक है, जो दो अलील आपस में साथ होते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू अलील, दीज अलील अगेन यूनाइट एट रैंडम फर्टिलाइजेशन। समझ नहीं आई होगी, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि जब गैमीट्स बन रहे होते हैं ना, ठीक है ना, तो गैमीट्स बनते वक्त जो हमारे पास अलील के पेयर होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाती है। आप लोग यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, एक जीन पेयर है और उसके अंदर क्या है, दो अलील हैं। अब इनके हमने क्या बनाने हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो दो मैंने क्या बनाए, सर्कल बनाए हैं, ठीक है ना, ये क्या है जी, गैमीट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एक जीन पेयर का जब मैंने गैमीट बनाया, तो इस लॉ के मुताबिक ये लॉ कह रहा है कि जब हम गैमीट बनाते हैं तो गैमीट बनते वक्त इनके जो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो आप लोग अलील देख रहे हो, ठीक है, इनके अलील जो है ये क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला हमारे पास ये है, और जब यही गैमीट आपस में क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे, ये देखें ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यही अलील आपस में फ्यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ये जो पार्टनर अलग हुए थे ये पार्टनर क्या हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास मेंडल का अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखें या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखें तो इसके बेसिक 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स के अंदर ही ये सारे का सारा लॉ हमारे पास फिनिश होता है। अब ये हमारे पास 4 स्टेप कौन से हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द प्योर लाइन। मतलब क्या कि सबसे पहले हमने क्या करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं पेरेंट्स को। अब यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया पेरेंट्स को, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका जो स्टेप होता है, हमने इनकी क्या करानी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी होती है। यानी कि हमने सबसे पहले इनके गैमेट्स बनवाने होते हैं। गैमेट्स बनवाने के बाद इनकी क्या करानी होती है, फ्यूजन करानी होती है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या हासिल करना होता है, F1 जनरेशन जो है वो लेनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो तीसरा स्टेप आता है हमारे पास सेल्फिंग ऑफ दी F1 into F1। यानी कि ये जो आप लोग क्या देख रहे हो
हो ये जो F1 आई है, ठीक है ना, इसी के हमारे पास ये जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना, ठीक है ना, यही इंडिविजुअल जो आए होते हैं इन्हीं को आपस में क्या करा देना होता है, फ्यूज़ करा देना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लास्ट पे रेशो देखते हैं। तो ये हमारे पास 4 स्टेप हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सॉल्व करने के। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो समझा देती हूँ कि हमारे पास ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको यहाँ पर मैं क्रॉसेस से समझाती हूँ। अब सपोज कर लो ये जो 4 स्टेप हैं इसी के अंदर मैं आप लोगों को ये सारा समझाती हूँ। सपोज कर लो हमने सबसे पहले क्या किया, ये पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P1 है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने इनके क्या करवा लिए, ये जो है ये हमने गैमीट्स बनवा लिए। गैमीट्स बनते वक्त याद रखिएगा कि हर गैमीट के अंदर जो है ये क्या होता है, सिंगल अलील ही आता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोगों ने जो है वो स्पर्म और एग पढ़ा होगा, ठीक है। अब स्पर्म और एग के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है, वो हप्लाइड होती है, यानी कि हाफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारे पास यही रीज़न है कि गैमीट बनते वक्त अलील जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और जीन पेयर में जो हमारे पास अलील है ना, दोनों गैमीट्स में जो है वो एक एक क्या जाएगा, अलील जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब जब हम गैमीट्स बनवाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए, अब हमारा दूसरा स्टेप है, इसकी हमने क्या करानी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करानी है। गैमीट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा पहला हमारे पास गैमीट होगा, पहले पार्टनर का गैमीट होगा, वो दूसरे पार्टनर के गैमीट के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल आ जाएगा। इसी तरह से फिर ये वाला गैमीट दूसरे पार्टनर के दूसरे गैमीट के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। तो हमारे पास इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। फिर हमारे पास पहले पार्टनर का दूसरा गैमीट दूसरे पार्टनर के पहले अलील के साथ, सॉरी गैमीट के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या होगा कि पहले पार्टनर का दूसरा हमारे पास गैमीट दूसरे पार्टनर के दूसरे गैमीट के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आ जाएंगे। अब जब ऑफ स्प्रिंग आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गई, जनरेशन आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेप हो गए फिनिश। फिर हमारे पास क्या होता है, तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, यानी कि ये जो आप लोग यहाँ पर सारे के सारे इंडिविजुअल देख रहे हो, ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल देख रहे हो, इन्हीं में से हम क्या करेंगे, 2 जो है वो ऑफ स्प्रिंग को उठा लेंगे। सपोज कर लो एक हमने ये वाला उठाया और दूसरा हमने यहाँ पर जो है ये वाला उठाया, ये देखिए, ठीक है, ये हमने क्या किए, F1 जनरेशन को ही हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये F1 जनरेशन हमारे पास क्या होगी, ये P2 होगा, ठीक है, स्टेप 3 होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, P2 होगा। अब यहाँ पर हमने जो है F1 के जो ऑफ स्प्रिंग थे इसको क्यों उठाया, देखो भाई, हमने जो पेरेंट्स लिए थे, यहाँ पर समझिएगा, हमने जो पेरेंट्स लिए थे यहाँ पर हमारे पास एक था होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस टॉल था, और दूसरा हमारे पास क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव था, होमोजाइगस शॉर्ट था। जब इनके हमने क्या कराए, क्रॉसेस करवाए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सारे के सारे जो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग थे वो क्या थे, वो हमारे पास टॉल थे, ठीक है ना। अब हमें तो नहीं पता, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि जो हमने क्रॉस करवाए उसके रिजल्ट में हमारे पास सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग थे वो क्या थे, वो टॉल थे। बाहर से हम देख रहे हैं, अंदर से हमें नहीं पता कि जो सारे के सारे जो हमारे पास टॉल प्लांट आए हैं ये हमारे पास होमोजाइगस टॉल हैं कि हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल हैं। तभी मेंडल ने क्या किया, तभी मेंडल ने स्टेप 3 फॉलो किया कि उसने क्या किया, ये जो F1 है, ठीक है ना, F1 को F1 के साथ उसने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है, ये पता चलाने के लिए कि हमारे पास ये जो F1 जनरेशन है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे पास होमोजाइगस टॉल हैं कि हेटेरोजाइगस टॉल हैं। तो तभी इसी ने क्या किया, ये स्टेप 3 फॉलो किया। इसमें उसने क्या किया, F1 को F1 से ही क्या किया, क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लिए, उनके यहाँ पर गैमीट्स बनवाए, गैमीट्स बनवाने के बाद यहाँ पर फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था, तो जब हमने इनका क्रॉस कराया तो उसके रिजल्ट में
क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो होमोजाइगस स्टॉल भी आया, हेटेरोजाइगस स्टॉल भी आया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास होमोजाइगस स्टॉल था। अच्छा, यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। और यहाँ पर फिर क्या था कि हमारे पास दो जो थे वो हमारे पास क्या थे, ये हेटेरोजाइगस स्टॉल आए थे, एक हमारे पास होमोजाइगस स्टॉल था और एक हमारे पास क्या था, ये शॉर्ट भी आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट था हमारे पास जब हमने क्या किया, सेल्फिंग की। अब हमारे पास इस लॉ को सॉल्व करने का हमारे पास फोर्थ स्टेप है, वो हमारे पास क्या है, रेशो। हम फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पर रेशो निकालते हैं। अच्छा, रेशो निकालने के लिए हमारे पास हम यहाँ पर दो चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। एक जीनोटिपिकली रेशो होती है और एक हमारे पास फिनोटिपिकली रेशो होती है। जीनोटिपिकली रेशो में हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पर जीन्स को देखते हैं कि जीन्स हमारे पास होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं, अब यहाँ पर डोमिनेंट है या फिर हमारे पास रिसेसिव है। इस चीज़ को देखकर फिर हम रेशो निकालते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास क्या आ गई, ये F2 आ गई है। F2 के अंदर हमारे पास क्या है कि एक जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो है वो होमोजाइगस स्टॉल है, दो हमारे पास जो है ये हेटेरोजाइगस स्टॉल है और एक जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास रिसेसिव है। तो ये हमारे पास क्या है कि जीनोटिपिकली रेशो हो जाती है। फिनोटिपिकली रेशो को अगर हम यहाँ पर देखें तो फिनोटिपिकली में हमारे पास क्या था कि फिजिकल अपीयरेंस में अगर देखा जाए तो हमने क्या किया था, दो चीज़ों को यूज़ किया था। एक हमारे पास क्या था, प्लांट की हाइट में टॉल थी और दूसरी हमारे पास क्या थी, शॉर्ट थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीज़ों को ही लेंगे, एक को हम क्या करेंगे टॉल में और दूसरे को हम क्या करेंगे शॉर्ट में, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस हम ले रहे हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस में हमारे पास जो थे वो तीन क्या आए थे, तीन हमारे पास टॉल आए थे और हमारे पास एक जो था वो क्या था, ये हमारे पास शॉर्ट था। तो हम इसकी रेशो लिखेंगे 3:1। तो यूँ इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये रेशो निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी आप क्रॉस करें, ठीक है, कोई भी क्रॉस आ जाए तो इसको आपने याद रखना है, कभी नहीं भूलना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मैं दो केसेस बताती हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। फिर आपको MTCAT में जिस भी तरह का जो है वो MCQs आ जाए, इससे रिलेट अब जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है ना। अब वो बात क्या है, सपोज कर लो ये पहला हमारे पास जो है ये केस है, ये केस फर्स्ट है हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं, आप लोग देखो कि ये जो मैंने क्या किया, क्रॉस किया है, इस क्रॉस में मैंने क्या किए, होमोजाइगस जो है ये पेरेंट लिए है। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक होमोजाइगस पेरेंट को दूसरे होमोजाइगस पेरेंट के साथ यहाँ पर अगर मैं क्रॉस करवाऊँ तो इनके जो हमारे पास क्या होंगे, बच्चे आएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, वो सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, सारे हेटेरोजाइगस होंगे। याद रख लें कि अगर हमारे पास पेरेंट्स क्या हैं, पेरेंट्स हमारे पास होमोजाइगस हैं तो उनके बच्चे क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, समझ आ गया। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर केस सेकंड बताऊं, केस सेकंड में क्या है कि एक हमने पेरेंट लिया, क्या चीज़, हेटेरो। ठीक है, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, होमो ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इस तरह से करेंगे, एक हेटेरो और दूसरा होमो, तो इसमें हमारे पास उनके जो क्या आएंगे, उनके जो बच्चे आएंगे उसमें से हमारे पास क्या होंगे, 50% हमारे पास क्या होंगे, 50% हमारे पास हेटेरो होंगे और 50% हमारे पास क्या होंगे, होमो होंगे। तो 50-50% यहाँ पर इनकी क्या है, रेशो रहेगी। आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि होमोजाइगस के अंदर अगर जो पेरेंट है होमोजाइगस हैं तो बच्चे उनके क्या होंगे, तमाम के तमाम हेटेरोजाइगस होंगे। अगर हम क्या करें, हेटेरोजाइगस कंडीशन ले, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास हेटेरो है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास होमो है। तो अगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 50-50% होगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये मैं आप लोगों को ये लॉ जब समझा लूँगी तब मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन समझाऊंगी, अभी आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं आपको पीछे बताकर आई हूँ कि हमारे पास ये जो लॉज होते हैं इनके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला हमारे पास स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्योर लाइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तीसरा सेल्फिंग और चौथा हमारे पास क्या है, रेशो है। अब हमने क्या करना है कि ये जो लॉ है ना, पीछे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा था, मोनोहाइब्रिड को फॉलो कर रहा था। अब ये जो लॉ है किसको फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है जी डाई हाइब्रिड को।
ठीक है, डाई हाइब्रिड को जो है ये फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 ट्रेट को एट अ टाइम जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब ये जो 2 ट्रेट हैं इसमें से एक हमारे पास क्या है जी, सीड शेप है। सीड शेप में एक हमारे पास क्या है, राउंड है, ठीक है ना, और ये जो राउंड होती है हमारे पास क्या है जी, ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये क्या है जी, ये डोमिनेंट है। और दूसरी हमारे पास क्या है जी, रिंकल है। रिंकल हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रिसेसिव होती है, ठीक है। शेप एक है, इसके हमारे पास क्या है, 2 अलील हैं, एक हमारे पास डोमिनेंट है और दूसरा हमारे पास रिसेसिव है। डोमिनेंट में राउंड शेप है और रिसेसिव में हमारे पास क्या है, रिंकल शेप है। अच्छा, फिर हमारे पास जो दूसरी ट्रेट हमने ली है दैट इज द सीड कलर। सीड कलर में भी हमारे पास यहाँ पर 2 कलर है, एक है हमारे पास ग्रीन और दूसरा हमारे पास क्या है जी, येलो। जो ग्रीन है उसको हमने शो किया किस चीज में, स्मॉल वाई के अंदर, ठीक है ना, और जो येलो है उसको हमने कैपिटल वाई के अंदर जो है ये शो किया है। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, ये जो ग्रीन है ये हमारे पास क्या है, ये रिसेसिव होता है, और जो येलो है वो हमारे पास क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अच्छा, ऊपर हमारे पास जो राउंड है उसके लिए हमारे पास जो अलील रहेगा दैट इज द कैपिटल आर, और रिंकल के लिए हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, 2 जो है वो ट्रेट को फॉलो किया है। अब हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करनी है सिलेक्शन ऑफ द प्योर लाइन, यानी कि हमने यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो हमने पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास क्या है, राउंड येलो है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, रिंकल ग्रीन है। ये 2 पेरेंट्स है। अब राउंड के लिए हमारे पास जो जीन पेयर था वो कैपिटल आर था, और येलो के लिए क्या है, कैपिटल वाई, और रिंकल के लिए यहाँ पर स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास स्मॉल वाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पीछे लव सेग्रीगेशन में पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या बनवाए थे, उनके गैमीट्स बनवाए थे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैमीट्स बनवाएंगे। गैमीट्स बनते वक्त जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास जीन पेयर में जो दोनों अलील होते हैं ना, उन दोनों अलील में से हमारे पास एक ही पार्टनर आता है। तो हमारे पास इस राउंड में क्या करेगा, ये एक हमारे पास कैपिटल आर आएगा, और येलो में भी हमारे पास क्या होगा कि एक ही हमारे पास कैपिटल वाई आएगा। इधर भी हमारे पास क्या है कि एक एक अलील हमारे पास इस गैमीट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ जी पहला स्टेप फिनिश, जिसमें हमने क्या किया, P1 को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब हम क्या किया, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने गैमीट्स तो बनवा लिए है, अब गैमीट्स बनवाने के बाद हमने जो है वो दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर बनवानी है F1 किस रिजल्ट में मिलेगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो हमारे पास क्या बने हैं, फिर हमारे पास गैमीट्स बने हैं, अब इनका हम क्या करवाएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे। ऑफस्प्रिंग आए तो मतलब क्या, ये हमारे पास F1 आ गई, और F1 में हमारे पास सारे के सारे क्या थे, ये राउंड येलो थे, ठीक है। क्या थे जी, ये राउंड येलो थे, समझ आ गया। तो ये जो आप लोग राउंड येलो देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसकी क्या है, ये इसकी फिनोटाइप है। अंदर से हमें नहीं पता कि ये जो F1 आई है ये होमोजाइगस राउंड येलो है कि हमारे पास हेटेरोजाइगस राउंड येलो है। तो इसका पता चलाने के लिए मेंडल क्या करता है, अपना 3rd स्टेप फॉलो करता है कि हम क्या करेंगे, हम यही ऑफस्प्रिंग ले लेंगे और इन्हीं ऑफस्प्रिंग को दूसरे ऑफस्प्रिंग यानी कि अपनी ही जनरेशन के ऑफस्प्रिंग के साथ इनका क्या करा लेंगे, हम इनका क्रॉस करवा लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, F2 आ जाएगी, ठीक है ना। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, F2 आता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने जो है एक F1 का हमने ऑफ स्प्रिंग ले लिया, और ये भी हमने क्या किया, ये दूसरा जो है वो ऑफ स्प्रिंग ले लिया F1 का। अब हम क्या कराएंगे, इनके गैमीट्स बनवाएंगे। अब गैमीट्स हमने किस तरह से बनवाने, यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये जो हमारे पास शेप का हमारे पास क्या है जी, अलील है या जीन है, जैसे कि कैपिटल आर है। सबसे पहले ये क्या करेगा, इस वाई के साथ अपने आप को क्या करेगा, जो है इस गैमीट बनवाएगा। फिर हमारे पास यही कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ करेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले गैमीट में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और दूसरे में है हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई है। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इस रिसेसिव वाले आर को उठाएंगे, इस कैपिटल वाई के साथ इसका जो है वो गैमीट बनवाएंगे। फिर इस रिसेसिव आर को रिसेसिव वाई के साथ जो है इसका क्या करेंगे, गैमीट बनवाएंगे। तो ये पहले हमने ऑफ स्प्रिंग के साथ इस तरह से गैमीट बनवाए, दूसरे के साथ भी हम यहाँ पर जो है वो सेम ही करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो है ये क्या हो जाएंगे, 4 हमारे पास गैमीट बन जाएंगे।
और फिर इन्हीं 4 गैमीट्स को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, एक को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ फीमेल, ठीक है ना, सपोज कर लें, ठीक है ना, दूसरे को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे एज अ मेल। एक के गैमेट्स हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरे के गैमेट्स यहाँ पर हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे, साइड पर लिख लेंगे। फिर इनका हम क्या कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे क्रॉस। क्रॉस किस तरह से कराएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो है वो F2 आ जाएगी। ये जो आप लोग पुनेट स्क्वायर में जितनी भी आप लोग यहाँ पर प्रोजीनी देख रहे हो, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये F2 है। तो F2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका हमने क्रॉस करवाना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी क्रॉस आपने खुद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला गैमीट है कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है वो भी कैपिटल R और कैपिटल Y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शेप है, ठीक है ना, वो वाले जो हमारे पास क्या होंगे, गैमीट होंगे, उनको आपस में मिलाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी कैपिटल R है, दूसरे में भी हमारे पास कैपिटल R है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर भी कैपिटल Y है और यहाँ पर भी कैपिटल Y है, दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। और हमारे पास ये क्या बन गया, एक ऑफ स्प्रिंग बन गया। अब इस ऑफ स्प्रिंग की अगर आप लोग शेप देखो, तो हमारे पास जो कैपिटल R है वो किसको डिनोट करता है, वो राउंड को डिनोट करता है। अभी मैं पीछे आप लोगों को यहाँ पर बता कर आई हूँ कि ये जो हमारे पास राउंड है, उसका जो हमारे पास अलील होता है वो क्या होता है, कैपिटल R है। इसका मतलब क्या है कि वो डोमिनेंट है। और हमारे पास जो कलर है, कलर में हमारे पास जो कैपिटल था Y, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए था, येलो के लिए था। तो हमारे पास पहली जो ऑफ स्प्रिंग आई है उसको हम यहाँ पर कहेंगे कि वो क्या आई है, वो हमारे पास राउंड येलो आई है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह से जो है वो क्रॉस करवाएंगे। पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोग कैपिटल वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको लिखिएगा, ठीक है ना, बाद में जो है वो रिसेसिव वाले लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल R है, इधर भी हमारे पास क्या था, कैपिटल R ही था, वो हमने लिखा है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो कैपिटल Y था, पहले हमने यहाँ पर कैपिटल Y लिखा है और यहाँ पर जो है ये स्मॉल y आ रहा था, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, स्मॉल y लिखा है। तो ये हमारे पास एक और जो है वो क्या बन गया, प्रोजीनी बन गई। और ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी हमारे पास राउंड येलो, ठीक है। अब चाहे हमारे पास यहाँ पर स्मॉल y आ भी गया है, तब भी ये हमारे पास येलो रहेगा, क्योंकि हमारे पास स्मॉल लेटर हमेशा क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, वो अपने कैरेक्टर को हाइड कर लेता है। तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो है वो क्रॉसेस करवा लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये सारी की सारी आप लोग जो देख रहे हो, ये जो है ये F2 है। F2 में हमारे पास कितनी प्रोजीनी आई, 16 प्रोजीनी आई, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं हम कि कितनी टाइप की हमारे पास यहाँ पर जीनोटाइप आई, ठीक है, यहाँ पर हमने यही देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या था कि राउंड येलो तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है वो पेरेंट भी ऐसा ही लिया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, पेरेंटल हमारे पास क्या थी, फिनोटाइप थी। तो ये राउंड येलो तो हमारे पास आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास दूसरा था रिंकल ग्रीन, ठीक है, ये भी हमारे पास आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये भी पेरेंट की फिनोटाइप थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास पेरेंटल फिनोटाइप के अलावा यहाँ पर ये जो आप लोग दो फिनोटाइप मजीद देख रहे हो ना, ये हमारे पास कौन सी फिनोटाइप है, ये हमारे पास न्यू है, ठीक है। ये नए रिकम्बिनेंट बने हैं, जिसमें हमारे पास एक था राउंड ग्रीन, पैरेट में हमारे पास क्या था, राउंड येलो था, लेकिन हमारे पास जो नई कम्बिनेशन आई है दैट इज द राउंड ग्रीन, ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास जो नई कम्बिनेशन आई उसमें हमारे पास रिंकल येलो है। पहले हमारे पास क्या था, रिंकल ग्रीन था, अब क्या आया हमारे पास, रिंकल येलो आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास दो पेरेंटल और दो न्यू कम्बिनेशन आई हैं। तो हमारे पास जो राउंड येलो हैं, इन 16 प्रोजीनी के अंदर कितने जो है वो हमारे पास राउंड येलो थे, ये हमारे पास राउंड येलो हमारे पास थे तकरीबन 9, ठीक है। और इसी तरह से राउंड ग्रीन आप लोग देख रहे हो, ये एक राउंड ग्रीन है, ये एक राउंड ग्रीन है और दूसरा ये राउंड ग्रीन है, ये कितने हैं, ये 3 है। और इसी तरह से हमारे पास रिंकल येलो, अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो रिंकल येलो भी हमारे पास कितने आते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ही आते हैं। और हमारे पास जो रिंकल ग्रीन है ना, ठीक है ना, ये हमारे पास कितने आते हैं, ये आता है जी 1,
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इनके जीन्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करके यहाँ पर लिखूँ तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले, यानी कि हमारे पास राउंड येलो वाले कितने हैं, 9 हैं। इसी तरह से राउंड ग्रीन वाले कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह से हमारे पास रिंकल येलो वाले भी 3 हैं और हमारे पास रिंकल ग्रीन हमारे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पर यहाँ समझो कि हमारे पास पेरेंटल फिनोटाइप तो आनी ही आनी थी। अब यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन कैसे आई, ये क्यों हुआ? देखो कि हमारे पास ये जो अलील होते हैं ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा डेफिनेशन के ऊपर लेकर आती हूँ। यहाँ पर क्या है कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट आर फॉलोड इन सेम क्रॉस, यानी कि जब हम क्या करते हैं, दो जो करेक्टर हैं उनको क्या करते हैं एक ही क्रॉस के अंदर, ठीक है ना, उनकी अलील क्या हो जाते हैं, एजॉर्ट हो जाते हैं, उनकी अलील जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इनटू गैमीट्स। गैमीट्स के अंदर देखो पहले क्या था, हमारे पास ये जो थे, ये हमारे पास जो कैपिटल आर और कैपिटल आर ये एक गैमीट था, ठीक है। इनके जो अलील थे ना, ये गैमीट बनते वक्त क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बनी है ना, ठीक है ना, ये किस रिजल्ट में बनी है कि ये जो आप लोग इनके जो अलील देख रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ इस क्रॉस के अंदर ही बता देती हूँ कि हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये अगर आप लोग इस कैपिटल आर को देखो, ये वाला जो कैपिटल आर है, ठीक है ना, अब ये कैपिटल आर जो है ये इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास ये फिक्स नहीं है कि ये जो कैपिटल आर है हमेशा इस कैपिटल वाई के साथ आएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप इस केस को देखो, इस प्रोजीनी को आप लोग जरा यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये इस वाई के साथ आ रहा है, ये स्मॉल वाई के साथ आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं था, जैसे कि मैंने कहा कि ये कैपिटल आर हमेशा किसके साथ आएगा, कैपिटल वाई के साथ आएगा, ऐसा नहीं है। ये कैपिटल आर इसकी जो है ये क्या है, मर्जी है, ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनी है ना, इसी वजह से बनी है। किस वजह से बनी है, ड्यू टू द शफलिंग ऑफ द जीन्स। ये जीन्स हमारे पास क्या थे, डिपेंडेंट नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट थे, ये किसी के साथ भी जाकर फ्यूज हो सकते थे। यही रीज़न है हमारे पास कि यहाँ पर पेरेंटल के साथ हमारे पास क्या आई, हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन भी आई, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हमारे पास जो है वो दूसरा लॉ स्टार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस किसको बोलते हैं, देखो भाई हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। मतलब क्या हुआ, अब हमें पता है कि जो जीन होते हैं ना, जीन के हमारे पास दो पार्टनर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं, ठीक है ना। अब सपोज कर लो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर जो है वो प्लांट की क्या ले लेती हूँ, हाइट ले लेती हूँ, ठीक है। अब प्लांट की हाइट में हमारे पास दो तरह की हाइट होती है, एक हमारे पास क्या होती है, टाल होती है, टाल को हम कैपिटल टी के साथ शो करते हैं, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट होती है, और शॉर्ट को हम यहाँ पर स्मॉल टी के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं यूँ इस तरह से लिखूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो इससे क्या होगा कि एक जो जीन है, ठीक है ना, ये इसका जो एक अलील है, इस जीन का जो एक अलील है, ठीक है ना, ये अपने आप को शो करेगा और दूसरा जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, छुपा लेगा, ठीक है ना, और दोनों जो है वो रिलेशन को शो करेंगे, ठीक है, और एक का इफेक्ट जो है वो दूसरे के ऊपर होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और याद रखिएगा कि अब आप लोग ये जो एक जीन पेयर देख रहे हो, इसके अंदर ये जो अलील है ना, ये अपने पार्टनर अलील के ऊपर 4 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो इफेक्ट को शो कर सकता है। अब वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट है, को डोमिनेंस है, और हमारे पास क्या आता है जी, ओवर डोमिनेंस है। 4 तरीकों से ये जो है इफेक्ट कर सकता है अपने पार्टनर अलील को। वन बाय वन करके हम यहाँ पर इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है जी कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट जैसे कि हमारे पास क्या है, वर्ड कंप्लीट मतलब कि क्या है, मुकम्मल, यानी कि एक अलील क्या करेगा, मुकम्मल जो है वो अपने आप को शो करेगा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, when one allele completely dominate over other allele,
ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हम अलील लेंगे इस कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर वो हमारे पास क्या होंगे, हेटेरोजाइगस ही होंगे। क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, कि जिसमें एक तो अपने आप को शो करेगा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट इसमें क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ कि फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगस, हमने क्या किया है कि हेटेरोजाइगस जो हमारे पास फिनोटाइप आई है, ठीक है ना, इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगस। यानी कि हमने क्या किया, हमने जो पेरेंट्स लिए हैं वो हमारे पास क्या है, वो होमोजाइगस हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो हेटेरोजाइगस आया है। लेकिन ये जो हेटेरोजाइगस हमारे पास रिजल्ट आया है ना, ये इंटरमीडिएट है। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास हमने जो पेरेंट्स लिए थे, अब यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं जापानीज़ 4 o'clock की। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, दो फ्लावर को लेते हैं, एक हमारे पास रेड फ्लावर है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाइट फ्लावर है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो रेड फ्लावर है उसके अंदर हमारे पास जो जीन पेयर था वो कैपिटल आर था, और वाइट फ्लावर का स्मॉल आर और स्मॉल आर था। अब जब हमने इनका क्रॉस करवाया, गैमेट बनवाया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या थे, जो सारे के सारे यहाँ पर आप लोग ऑफ स्प्रिंग देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें कि हमारे पास ये जो रेड फ्लावर है ना, ठीक है ना, रेड फ्लावर के अंदर हमारे पास जो अलील है वो क्या है, कैपिटल आर है, यानी कि ये डोमिनेंट है, और यहाँ पर वाइट में रिसेसिव है। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग में देखो तो यहाँ हमारे पास दोनों आ रहे हैं। अब दोनों आ रहे हैं तो आप लोग जरा यहाँ पर कॉमन सेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर देखें कि ये जो कैपिटल होगा ये क्या करेगा, अपने आप को शो करेगा और रिसेसिव छुप जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास दोनों पार्टनर देख रहे हो ना आप एक जीन के अंदर, ठीक है ना, आप एक जीन पेयर के अंदर आप लोग ये जो दोनों पार्टनर देख रहे हो ना, ये दोनों अपने आप को शो कर लेते हैं, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट आ जाता है। यानी कि हमारे पास रेड और वाइट का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो पिंक फ्लावर है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो है, ये दोनों पार्टनर्स अपने आप को जो है वो शो कर लेते हैं, तभी हम कहते हैं क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो अपने आप को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने पहले में देखा कंप्लीट डोमिनेंस था, यानी कि एक अपने आप को जो है वो फुली एक्सप्रेस कर रहा था। इनकम्प्लीट में दोनों जो थे वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा जो है वो शो कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है जी, को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों ही अपने आप को क्या करेंगे, फुली एक्सप्रेस करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किस चीज़ में, MN ब्लड ग्रुप के अंदर। अब सपोज कर लो हमने क्या किए, 3 ह्यूमंस को स्टडी किया। अब 3 ह्यूमंस के हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे। अब कोई भी हम क्रोमोसोम ले लेते हैं, सपोज कर लो हमने पहला ह्यूमन लिया, उसका भी हम क्रोमोसोम नंबर 30 लेंगे, दूसरे का भी 30 और तीसरे का भी हम क्या करेंगे, 30 लेंगे। अब जब हमने इनका क्रोमोसोम नंबर 30 हमने यहाँ पर जो है वो स्टडी किया, तो हमें उसके ऊपर जो है वो जीन्स दिखाई दिया। अब जो पहला ह्यूमन था उसके क्रोमोसोम नंबर 30 के ऊपर हमें जो जीन दिखाई दिया वो LM था, दूसरे का LN था, और तीसरे का LM भी था और LN भी था, ये दोनों था। तो ये जो तीनों हम जीन, तीनों ह्यूमंस के हमने यहाँ पर जीन देखे, तो ये तीनों जो थे वो एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। अब क्या था कि जो ह्यूमन जीन नंबर 30 के ऊपर LM था, तो उसके ब्लड के ऊपर यहाँ पर M एंटीजन था, तो मतलब क्या है कि उसका जो ब्लड ग्रुप था वो M था। इसी तरह से दूसरे का हमारे पास जो जीन था वो LN था, तो उसके पास एंटीजन N था और उसका ब्लड ग्रुप भी क्या था, N था। इसी तरह से हमारे पास तीसरे का क्या था, एंटीजन MN था और उसका ब्लड ग्रुप भी क्या था, MN था। ये दोनों अपने आप को शो कर रहे थे। अब अगर आप लोग इसके अंदर मुझे यहाँ पर ये बताओ कि को डोमिनेंस की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, तो आप लोग कहोगे कि ये जो हमारे पास ये जो 3rd नंबर वाला हमारे पास क्या है, ये जो ह्यूमन है, ये हमारे पास एग्जैक्ट एग्जांपल है किस चीज़ की, को डोमिनेंस की, कि जिसमें हमारे पास क्या था कि ये जो दोनों के दोनों हमारे पास क्या थे, जो अलील थे, इन्होंने अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया हुआ था, और जो बंदे का हमारे पास क्या था, ब्लड ग्रुप था, वो MN था। ठीक है, ये को डोमिनेंस की एग्जांपल है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़, ओवर डोमिनेंस।
अब ओवर डोमिनेंस मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे पास एक अलील होगा ना, वो अपने आप को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस कर देगा। इसमें क्या होता है, सपोज कर लो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं फ्रूट फ्लाई की आइज़ को। फ्रूट फ्लाई किसको बोलते हैं, ये जो आप लोग घरों में ये जो आम फ्लाइज देखते हो, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है वो फ्रूट फ्लाई का कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक का हम क्या कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। वाइट मतलब क्या है कि उसकी आइज़ के अंदर पिगमेंट ही नहीं है, और दूसरा हमारे पास जो है रेड वाला, उसके अंदर जो है वो पिगमेंट है, और कौन सा है, ये रेड है। जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास इसकी जो प्रोजीनी आती है वो क्या आती है, हमारे पास यहाँ पर रेड वाला भी हमारे पास एक अलील आता है और वाइट वाला भी अलील आता है। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास क्या है कि रेड वाला पहले आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई की आई का कलर है वो क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो रेड वाला हमारे पास अलील है ना, ये अपने आप को क्या कर लेता है, ये ओवर एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो कलर आएगा ना, ठीक है, जो हमारे पास क्या आएगी, F1 आएगी, ठीक है ना। इसका जो हमारे पास कलर होगा वो क्या होगा, रेड से मजीद हमारे पास क्या होगा, रेड होगा, यानी कि वो क्या होगा जी, डार्क रेड हमारे पास होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसने एक अलील ने अपने आप को क्या कर दिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस कर लिया है। तो ये है हमारे पास ओवर डोमिनेंस, ठीक है। तो ये चार हमारे पास तरीके थे जिसमें एक अलील अपने पार्टनर अलील के ऊपर चार तरीकों से जो है वो इफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द जीन लिंकेज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, समझ आ गई है आप लोगों को, तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और अपना फीडबैक भी प्लीज़ लाजमी दिया करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मेरी मोटिवेशन बनती है। अब जीन लिंकेज क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो जीन लोकेटेड होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या करते हैं, टेंड टू इनहेरिट टुगेदर आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, और द फिनोमिना इज कॉल्ड जीन लिंकेज। समझ नहीं आई होगी, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कर लो ये है मेरे पास क्या चीज़, एक क्रोमोसोम, और इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जो है ये बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, जीन दिख रहे हैं, ये ABCD ये जीन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये एक ही क्रोमोसोम पर हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है। ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। और जो जीन लिंक्ड होती है ना, उनकी ये कोशिश होती है कि वो साथ रहें, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है ना, उनकी ये कोशिश होती है कि वो साथ रहें। जो नज़दीक वाले होते हैं ना, वो लिंकेज में कामयाब हो जाते हैं। आप सपोज कर लो नज़दीक वाले क्या है, जैसे कि आप लोग ये कैपिटल A और कैपिटल B देख रहे हो, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्या है, ये नज़दीक है। तो ये नज़दीक हैं, तो ये इनके ज़्यादा हमारे पास चांसेस होती हैं कि ये लिंक्ड रहें, ठीक है ना। और जो दूर हैं, अब दूर कैसे हैं कि ये हमारे पास ये A वाला हमारे पास क्या है, एक जीन है, और दूसरा जीन हम क्या कर लेते हैं, D वाला ले लेते हैं। अब A और D के दरमियान हमारे पास क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस है, ये एक दूसरे से दूर हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि ये एक दूसरे से लिंकेज में क्या हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो जीन एक दूसरे के करीब हैं वो आपस में जीन लिंकेज में रहेंगे, और जो जीन आपस में दूर हैं उनके अंदर कोई जीन लिंकेज नहीं होगा। तो जीन लिंकेज हमारे पास क्या है कि फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज कहते हैं। अब क्या है कि आपके सिलेबस के मुताबिक हमने इसी जीन लिंकेज को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या करना है, लिंक करना है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था कि एक अलील जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे अलील से अरेंज होने के लिए। मैं आपको पीछे समझा कर आ चुकी हूँ कि हमारे पास जो पेरेंटल फिनोटाइप थी वो तो आनी ही थी, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास वही थे। जो न्यू फिनोटाइप हमारे पास बनी थी वो इसलिए बनी थी क्योंकि जो अलील होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास ये लॉ यही कहता है कि एक अलील जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे अलील से अरेंज होने के लिए। लेकिन हमारे पास ये जो लॉ है ना, ये टोटली अपोज करता है किस चीज़ को, इस जीन लिंकेज को। जीन लिंकेज क्या कहता है कि जीन लिंकेज में हमारे पास जो जीन जितना ज़्यादा, ये जो आप लोग देख रहे हो, जितना ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है ना, उनके दरमियान उतना ही हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुश्किल होता है।
ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते, तो उनमें क्या होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुश्किल होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ जीन लिंकेज को क्या करता है, यहाँ पर अपोज करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये जो लॉ है ना, हम इसको कह सकते हैं कि ये जीन लिंकेज को थोड़ा बहुत जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर कोई लिंकेज नहीं है जीन्स के दरमियान में, कोई हमारे पास क्या है, लिंकेज नहीं है, तो फिर हमारे पास जो क्या होंगी, F1 आएगी या F2 आएगी, ठीक है ना। उसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर पेरेंटल भी हमारे पास फिनोटाइप आएगी और हमारे पास न्यू टाइप की भी फिनोटाइप आएगी, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि इनमें जो रेशो होगी 1:1 रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर लिंकेज नहीं है तो हमारे पास पेरेंटल फिनोटाइप भी आएगी और हमारे पास क्या होगी, न्यू टाइप भी आएगी, जैसे कि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा। क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन लिंकेज को अपोज करता है। अगर जीन लिंकेज नहीं है तो हमारे पास क्या है कि न्यू कॉम्बिनेशन आती हैं। अगर फिर हमारे पास क्या हो कि लिंकेज है, लेकिन वो लिंकेज किस तरह से है, लूज लिंकेज है, तो इससे क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसके ऊपर अप्लाई होगा। फिर क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकम्बिनेंट टाइप। लिंकेज भी है लेकिन वो लिंकेज कैसा है, लूज है, फिर भी हमारे पास ये लॉ जो है वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इस लॉ में हमारे पास क्या होगा कि ये जो लॉ है, ये जो लॉ कहता है कि हमारे पास क्या है कि शफलिंग ऑफ जीन की वजह से हमारे पास नई कम्बिनेशन आती हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर हमारे पास तीसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लिंकेज है लेकिन वो लिंकेज किस तरह से है, टाइटली है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर टाइटली है, मतलब क्या है कि जीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड हैं, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, वो दूसरे जीन के साथ फ्यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि मोर पेरेंटल कम्बिनेशन आएगी और हमारे पास क्या होगा, लेस रिकम्बिनेंट टाइप आएगी, या यूं कहें कि ना होने के बराबर हमारे पास क्या होगा, ये जो रिकम्बिनेंट टाइप है वो आएगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास चौथी पॉसिबिलिटी क्या आती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अगर तो क्रॉसिंग ओवर हो गई तो हमारे पास क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास जीन जो है वो शफल हो जाते हैं, और अगर जीन शफल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है कि ये रिकम्बिनेंट टाइप के, यानी कि हमारे पास न्यू टाइप की जो हमारे पास क्या होगी, फिनोटाइप होगी ना, उसकी जो रेशो होगी ना, उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकला है कि जितना ज़्यादा जीन लिंकेज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास, अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर आप लोग देखो, तो हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास जीन लिंकेज होता है ना, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, जीन लिंकेज होगा, उतना कम हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। और ये लॉ जो है इस जीन लिंकेज को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन होगी ना, ये नहीं आएगी। अगर जीन लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना, अलील इस लॉ को अपोज करेंगे, और अगर लूज होगा तो हमारे पास इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज़्यादा होगी और नई कॉम्बिनेशन बनेगी। समझ आ गया इतना कि हमारे पास जीन लिंकेज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा हमारे पास क्या है, मुश्किल वाली बात नहीं है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि प्रोसेस इन विच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझो पहले कि हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है। देखो हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये मेरे पास क्या, क्रोमोसोम नंबर 2 है। अगर मैं क्या करती हूँ, इस क्रोमोसोम नंबर 1 का जो है वो मैं एक क्रोमैटिड ले लेती हूँ, और दूसरे क्रोमोसोम का ये जो है मैं एक क्रोमैटिड ले लेती हूँ। तो हमारे पास ये क्या है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम के हमारे पास क्रोमैटिड है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अच्छा, अब सिस्टर क्रोमैटिड क्या होंगे, अगर एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्टर
क्रोमैटिड बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, यहाँ समझो कि हमारे पास सपोज कर लो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। इस पर क्या प्रेजेंट है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसके ऊपर जो है वो जीन्स प्रेजेंट हैं और ये सारे आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। लिंक्ड है मतलब क्या है कि ये सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट हैं। अब इनमें क्या होगी, इनमें होगी हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि अपने क्रोमैटिड जो हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, उनको क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ये वाले आप लोग क्रोमोसोम देखो, तो यहाँ पर इस जगह को देखो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब इस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास फिर क्या होता है कि सेगमेंट एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला हमारे पास जो फर्स्ट जीन था, यहाँ पर देखो, तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास पहले क्या था, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी था क्रॉसिंग ओवर से पहले। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो हमारे पास कैपिटल ए भी है, कैपिटल बी भी है, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ चुका है, स्मॉल सी आ चुका है। ये जो स्मॉल सी है ये किसका है, ये सेकंड वाले हमारे पास क्रोमोसोम का है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। और यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले क्रोमोसोम को देखें तो यहाँ पर भी यही हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये तो इसका अपना ही था। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो आप लोग ये वाला जो जीन देख रहे हो कैपिटल सी, ये किसका था, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का था। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ द सेक्स लिंकेज। अच्छा, सेक्स लिंकेज क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना बहुत सारी ट्रेट ऐसी होती हैं जिनके जीन्स या अलील सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास सेक्स लिंकेज होता है ना, अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ट्रेट कंट्रोल्ड बाय अलील्स प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम आर नोन एज द सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड दिस नोन एज द सेक्स लिंकेज। अच्छा, इस चीज़ को ना हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेरिमेंट से, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट दिया था किसने दिया था, TH मॉर्गन ने हमें जो है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया था। इसी को हम जो है वो सेक्स लिंकेज को जो है वो हम ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट से जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर जब TH मॉर्गन ने जो सेक्स लिंकेज का फिनोमिना है इसको समझाने के लिए ना ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर कुछ बातें जो थी वो यहाँ पर सामने आई, जैसे कि हमारे पास क्या है कि दोज अलील प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे अलील जो कि कहाँ पर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, उन अलील के कंट्रोल करदा जो ट्रेट होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। और जिनके अलील कहाँ पर होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके कंट्रोल करदा ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, वाई लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। और जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, सूडो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का हम उसको जो है वो नाम देते हैं। अब इसी सेक्स लिंकेज को हम यहाँ पर TH मॉर्गन के जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उससे समझते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या था कि ये जो हमारे पास TH मॉर्गन था, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन था, इसने जो है 1910 के अंदर जो है इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट दिया था। अब उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या यूज़ किया था, ड्रोसोफिला को यूज़ किया था। अच्छा, इस ड्रोसोफिला के ना और भी नेम है, जैसे कि हमारे पास फ्रूट फ्लाई है, मैंगो फ्लाई है और बनाना फ्लाई है, ठीक है ना। ये जो थे इसके डिफरेंट नेम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जैसे हमने कहा था कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास क्या थे, करैक्टर थे। तो यहाँ पर इस मॉर्गन ने जो है वो ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया, यहाँ पर भी हमारे पास इस ड्रोसोफिला के अंदर कुछ खास बातें थी, इसकी वजह से इस मॉर्गन ने जो है इस ड्रोसोफिला को क्या किया था, यूज़ किया था। अब वो बातें क्या हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो हमारे पास ड्रोसोफिला है, यानी कि ये जो हमारे घरों में फ्लाइज होती हैं, ठीक है ना, उनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। पहली चीज़ हमारे पास ये है कि ये इजी टू ग्रो होती हैं, इजी टू कलेक्ट होती हैं। इसके अलावा इनका जो हमारे पास लाइफ स्पैन होता है ना, ये शॉर्ट होता है। तकरीबन इनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, ये कितना होता है, 2 वीक्स का होता है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी रीज़न ये थी। और तीसरी रीज़न इसकी क्या है कि ये 100 ऑफस्प्रिंग देती हैं इन अ सिंगल मैटिंग, ठीक है। ये सिंगल मैटिंग पर जो है हमारे पास 100 ऑफस्प्रिंग देती है। इससे क्या होता है कि ये जो सैंपल साइज है ये बढ़ जाता है।
अच्छा, चौथा इसका हमारे पास रीज़न क्या था इसको सिलेक्ट करने का, ये क्या करती थी, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म को शो करती थी। मतलब क्या कि इनमें मेल और फीमेल जो थे ये क्या थे, ये सेपरेट थे। ये इसको जो है वो हम अच्छे से देख सकते थे। किस तरह से देख सकते थे, क्या इनकी पहचान है कि ये जो हमारे पास फीमेल होती है ना, ठीक है ना, फीमेल को हम किस तरह से पहचानेंगे कि फीमेल का जो हमारे पास साइज़ होता है ना ये थोड़ा सा लार्ज होता है, और इनका हमारे पास जो एब्डोमिन होता है ना वो क्या होता है, ये पॉइंटेड होता है, ठीक है, पॉइंटेड होता है इनका हमारे पास क्या चीज़, एब्डोमिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फीमेल है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मेल को देखते हैं, तो मेल का हमारे पास जो साइज़ होता है ना वो क्या होता है, वो समाल होता है, और इनका जो एब्डोमिन होता है ना, ठीक है ना, वो किस तरह से होता है, वो हमारे पास जी राउंड होता है। तो यूँ इस तरह से जो है वो हम इनको इजीली जो है वो देख सकते थे। अच्छा, इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी जो है वो तादाद में कम होते हैं। कितने होते हैं, 8 क्रोमोसोम होते हैं। और इनका सबसे बड़ा क्रोमोसोम किसका होता है, वो होता है सलाइवरी ग्लैंड का, ठीक है ना। अब टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, 85 जो ट्रेट थी ना ड्रोसोफिला के अंदर, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया था। यही वजह थी कि मॉर्गन ने क्या किया कि इन्हीं कैरेक्टर की बेस पर इस ड्रोसोफिला को जो है वो चूज़ किया। अब मॉर्गन ने यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको किया ही क्यों, मॉर्गन ने इसलिए किया ताकि ये जो मॉर्गन है ना अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको प्रूव कर सके। किसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको जो है ये प्रूव कर सके, तभी इसी ने क्या किया, यहाँ पर जो है ये इसको इस एक्सपेरिमेंट को किया। अब ये थ्योरी क्या थी, ये थ्योरी थी हमारे पास कि जीन्स जो होते हैं ना ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब इसी चीज़ का पता चलाने के लिए कि ये वाकई क्या जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए फिर जो हमारे पास मॉर्गन है उसने क्या किए, उसने एक्सपेरिमेंट दिए। अब मॉर्गन ने क्या किया, इस ड्रोसोफिला को तो लिया ही था, लेकिन इस ड्रोसोफिला का कौन सा करेक्टर स्टडी किया, उसने आई कलर को जो है वो बेस बनाकर यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट लिए थे, ठीक है ना। और उसने क्या किया था, 4 क्रॉसेस करवाए थे। तो 1 बाय 1 करके हम उन 4 क्रॉसेस को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पर इसने क्या किए, 2 हमारे पास जो थी यहाँ पर क्या ली, ड्रोसोफिला ली। एक में हमारे पास क्या था, रेड आई थी। रेड आई हमारे पास किस तरह की थी, ये हमारे पास जो थी ये वाइल्ड टाइप थी, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप थे। और दूसरा हमारे पास क्या था, वाइट आई था। वाइट आई बेसिकली हमारे पास क्या था, एक म्यूटेंट आई कलर था, ठीक है, यानी कि जो कलर म्यूटेशन की वजह से हमें मिले उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कलर कहते हैं। अब इसने क्या किया, 4 क्रॉसेस करवाए। उसमें पहला हमारे पास क्रॉस क्या है कि उसने रेड आई फीमेल ली, ठीक है ना, जिसका हमारे पास जो क्या है, जो जीन है वो क्या है, एक्स के ऊपर W+ और W+, ये हमारे पास है। और वाइट आई क्या है, एक्स W और यहाँ पर जो है ये Y है। ये हमारे पास क्या है, ये मेल है। और यहाँ पर उसने क्या किया, रेड आई में फीमेल लिया और वाइट आई में उसने क्या किया, मेल लिया। अब इसने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट में हमारे पास ये जो सारी की सारी क्या थी, F1 थी, ये क्या थी, रेड आइड थी। क्या थी, रेड आई थी, जो कि मेंडल के लॉ के मुताबिक था कि F1 में हमेशा डोमिनेंट करेक्टर ही आता है। तो ये हमारे पास ये जो XW+ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वजह से, इस डोमिनेंट अलील की वजह से हमारे पास F1 में सारे के सारे क्या आए थे, रेड आइड आए थे, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्या था, 50% हमारे पास रेड आइड मेल थे, ठीक है, और हमारे पास 50% क्या था, रेड आइड फीमेल थी, ठीक है। थे हमारे पास सारे के सारे क्या चीज़, रेड आइड थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था, 50% मेल रेड थे और 50% हमारे पास क्या थे, फीमेल थे, ठीक है ना। फिर मॉर्गन ने क्या किया, फिर मॉर्गन ने जो है वो क्रॉस सेकंड किया। और क्रॉस सेकंड में उसने क्या किया, ये जो F1 हमने देखी थी पीछे क्रॉस फर्स्ट के अंदर, ये जो F1 आप लोगों ने देखी, अब इन्हीं के ऑफ स्प्रिंग को जो है वो आपस में क्या करा लिया, क्रॉस करवा लिया। अब उसमें क्या किया, एक उसने क्या लिया, रेड आई मेल ले लिया और दूसरा रेड आई फीमेल ले लिया, ठीक है, क्योंकि पीछे हमारे पास जो क्रॉस किया है उसमें रेड आई मेल भी था और फीमेल भी था, ठीक है। तो इसने इन दोनों को आपस में क्या करा लिया, आपस में जो है वो क्रॉस करा लिया। जब आपस में इसने क्रॉस कराया तो इसका रिजल्ट निकला कि हमारे पास F2 के अंदर जो है वो क्या था, वो वाइट
आई मेल भी था, ठीक है ना। अगर आप लोग गौर करें पीछे तो हमारे पास क्रॉस फर्स्ट में क्या था, हमने पेरेंट के अंदर लिया था वाइट आई मेल, लेकिन हमारे पास F1 में उसके बच्चों में जो है वो क्या हुआ, वो वाइट आई मेल नहीं आया, बल्कि हमारे पास क्या था, रेड आई मेल आया। लेकिन जब हमने क्या किया, इसी F1 को F1 से क्रॉस किया, तो क्रॉस करने पर हमारे पास F2 में क्या हुआ, वाइट आई फीमेल भी आया, ठीक है ना। जिसकी हमारे पास रेशो क्या थी, 3:1। ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये वाइट आई मेल है, ठीक है ना, वाइट आई मेल है। अब ये जो हमने क्रॉस किया था ना, ये मेंडल लॉ से वेरिएशन को शो कर रही थी, क्योंकि मेंडल के मुताबिक F2 में हमारे पास क्या होता है कि 25% हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिसेसिव होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है 75% हमारे पास क्या होता है जी, डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये भी किसको जो है फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है फॉलो कर रहा था। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमने जो है वो क्रॉस सेकंड के बाद ये जो मॉर्गन है उसने क्या किया, क्रॉस थर्ड कराया, और क्रॉस थर्ड को उसने किस चीज़ का नाम दिया था, इसने नाम दिया था किस चीज़ का, टेस्ट क्रॉस का नाम दिया था, ठीक है ना। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इसमें हमने क्या किया, रेड आई फीमेल ली और वाइट आई हमने क्या किया, मेल लिया। अब अगर आप लोग ज़रा गौर करें तो हमने जो वाइट कलर है, ठीक है ना, क्रॉस सेकंड में वो कहाँ पर था, वो इस मेल के अंदर था, ठीक है ना। और इसी तरह से क्रॉस फर्स्ट में वाइट कलर जो था वो यहाँ इस पेरेंट के अंदर किस में था, मेल के अंदर था। तो आप लोग ज़रा यहाँ पर देखो कि ये जो वाइट कलर है ये किस में आ रहा है, ये मेल में आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इस करैक्टर का ताल्लुक किसी तरह से जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से है, ये जेंडर से लिंक कर रहा है। अब इस क्रॉस में हमने क्या किया कि वाइट आई मेल लिया और हमने इसका क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। अब टेस्ट क्रॉस बेसिकली यूँ समझे कि एक तरह का जो है वो बैक क्रॉस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस सेकंड के F1 से क्रॉस करवाते हैं, किसके क्रॉस के। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये रेड आई फीमेल ली और इसको हमने क्या किया, ये क्रॉस सेकंड के अंदर हमारे पास ये जो मेल आया था ना, इसी को हमने क्या किया है, लिया है और इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि हमारे पास जो क्या था, वाइट आई, अब की बार हमारे पास क्या था कि वाइट आई फीमेल भी हमारे पास आई थी, ठीक है ना। और ये तब आ रही थी जब हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास क्या थी, होमोजाइगस। आप लोग यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी वाइट आई फीमेल, ये भी आ रही है। पिछले क्रॉस में हमने देखा कि वाइट आई मेल था, लेकिन इस क्रॉस में हमने इस चीज़ का पता चलाने के लिए कि जो वाइट कलर वाला है, क्या ये हमारे पास अलील ये जेंडर से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, तभी हमने ये क्रॉस सेकंड किया और इसमें हमने टेस्ट क्रॉस किया। और टेस्ट क्रॉस करने पर हमारे पास क्या हुआ कि अब की बार हमारे पास क्या था, वाइट आई फीमेल भी आई। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अब जो ये ट्रेट वाइट आई है ना, इसका जो अलील है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। देखो ना, एक्स हमारे पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मेल के अंदर भी, और यहाँ पर भी हमारे पास फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट है। अच्छा, मेल हमारे पास तब वाइट आई होगा क्योंकि इसमें एक एक्स है। अगर एक एक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, वाइट वाला जो है वो अलील आ गया, तो वो तो वाइट होगा ही। लेकिन फीमेल हमारे पास तब वाइट आई बनेगी जब उसके हमारे पास दोनों अलील जो है ना वो क्या होंगे, वो होमोजाइगस होंगे। तभी हमारे पास ये जो फीमेल है ना, तभी वाइट आई में जो हमारे पास करेक्टर है इस फीमेल में होगा। अदरवाइज अगर एक इसमें क्या होगा, एक इसमें जो है वो हमारे पास दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि ये हेटेरो होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो कि एक हमारे पास W+ है और दूसरा हमारे पास W है, तो ये हेटेरो है। तब ये वाइट आई में को शो नहीं करेंगी, ये तब शो करेंगी जब हमारे पास जो दोनों अलील जो है ना ये क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या कराया कि इस क्रॉस के बाद हमने क्या किया, इस मॉर्गन ने जो है वो चौथा क्रॉस किया और इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस।
इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि क्रॉस थर्ड में जो वाइट आई फीमेल है इनको फिर लिया गया और इनका क्रॉस कराया गया रेड आई मेल के साथ। ये हमने क्या किया, ये हमने जो है वाइट आई फीमेल लिया और इसका हमने क्रॉस कराया किस चीज़ के साथ, रेड आई मेल के साथ। जब हमने इनका क्रॉस कराया तो फिर क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या था कि 50-50% हमारे पास जो थी वो रेशो थी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या था, 50-50% हमारे पास जो थी वो रेशो थी। कि इसमें हमारे पास क्या है कि वाइट आई फीमेल भी आया है और वाइट आई मेल भी आया। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ये वाई है, ठीक है ना, एक्स नहीं है, ये वाई है और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी हमारे पास XW पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या था कि ये जो आप लोग दो देख रहे हो ये वाले, ठीक है ना, ये और ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वाइट आई, हमारे पास क्या थी, वाइट आई फीमेल भी है हमारे पास और हमारे पास क्या था, वाइट आई मेल भी आया है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस है। इस मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि बॉडी में कुछ ऐसे करैक्टर भी होते हैं जिनको कंट्रोल करने वाले जो अलील होते हैं ना वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेक्स लिंकेज का कंसेप्ट आता है। जैसे कि हमने जो है वो इसको डिफाइन किया था कि कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो एक्स के ऊपर भी होते हैं। यानी कि जब हमने क्या किया था, वाइट आई वाला जो हमने करैक्टर देखा था पहले हमारे पास कहाँ पर था, मेल के अंदर था, फिर हमारे पास क्या हुआ, फीमेल में भी आया, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि कुछ ऐसे हमारे पास क्या होता है, करैक्टर होते हैं जो एक्स के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो तो वो क्या करते हैं, एक्स लिंक ट्रेट को शो करते हैं। जो वाई के ऊपर हो वो वाई लिंक्ड को करते हैं और जो एक्स और वाई दोनों के ऊपर हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम होते हैं। तो इस चीज को TH मॉर्गन ने यूं इस तरह से एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज दी, हमारे पास क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस ऑफ द हीमोफीलिया। बेसिकली हमारे पास ये जो हीमोफीलिया होती है ना ये एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर होती है और इसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, किस तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। अच्छा अब ये जो ट्रेट है ना ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका जो अलील है ना ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये क्रोमोसोम एक्स के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होगा और ये अपने आप को किस कंडीशन में शो करेगा, ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है ये जो हीमोफीलिया वाली डिजीज़ है ये अपने आप को शो करेगी। अच्छा इस बीमारी में होता क्या है, पहले तो ये समझो कि हीमोफीलिया होती क्या है। देखो हीमोफीलिया पेशेंट जो होते हैं ना वो ऐसे पेशेंट होते हैं कि अगर उनकी बॉडी पे कहीं पे कट लग जाए या इंजरी हो जाए और उनका ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए तो उनका ब्लड निकलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। जहाँ पर कट लगा है उस कट वाली जगह के ऊपर जो है वो क्लॉटिंग नहीं होती जिसकी वजह से उनका ब्लड निकलता रहता है और ये जो है उनके लिए जानलेवा होता है और इससे उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। हमारे केस में क्या होता है कि अगर हमें कट लगता है तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा एंड आफ्टर दैट क्लॉटिंग होगी और फिर ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया वाले पर्सन के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हीमोफीलिया होती है ना इसकी यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हीमोफीलिया ए जो है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ये कॉमन होती है, ठीक है ना। 80% जो है ये इसी का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है पेशेंट के अंदर, यानी कि हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसका काज क्या होता है, इसका काज हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर ना यहाँ पर एब्सेंस होता है फैक्टर नंबर 8 जो है ये यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास क्या होता है कि हीमोफीलिया बी हमारे पास क्या होता है, ये 20% जो है ये इसी का हमारे पास क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है। 20% ये वाली जो हमारे पास हीमोफीलिया बी है ये भी होती है और इसके अंदर इसका काज क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास फैक्टर है फैक्टर नंबर 9 ये एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और हमारे पास सी वाली जो है ना ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 1% से जो है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है ना। 1% से हमारे पास क्या होती है, इसकी ज़्यादा जो है वो रेशो होती है और इसका काज हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास क्या होता है फैक्टर नंबर 11 जो है ये क्या होता है, ये मिसिंग होता है, तभी हमारे पास ये जो है ये
डिजीज़ होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो ए बी वाले होमोफीलिया वाले होते हैं ना, इसके करैक्टर बनाने वाले जो जीन होते हैं ना, वो जो जीन होते हैं ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास क्या होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमारे पास क्या होती है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, ऑफ हीमोफीलिया। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ना, ये ऑटोसोम पर होता है। ये जो एक्स लिंक्ड है ना, ये किसके ऊपर होता है, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अब जितने भी एक्स लिंक्ड वाले ट्रेट होते हैं, ये ज़्यादातर किसको इफेक्ट करते हैं, ये मेल को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स होता है और फीमेल के अंदर 2 होते हैं। अगर फीमेल में दोनों एक्स हमारे पास इफेक्टेड हैं तभी जाकर वो क्या होगी, इफेक्टेड होगी। लेकिन अगर मेल के अंदर एक एक्स भी इफेक्ट हुआ, वैसे तो एक ही है, और एक ही इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, ये बीमारी उसी को जाती है। और ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और फीमेल तब जो है वो इफेक्टेड होगी हीमोफीलिया के अंदर जब ये हमारे पास जो दोनों एक्स हैं वो इफेक्टेड हो और दोनों एक्स हमारे पास क्या हो, और जो हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस हो, ठीक है ना, तब होगा। और ये जो हमारे पास बीमारी है ना, ये जिग जैग पैटर्न को क्या करती है, शो करती है। यानी कि ये क्या करेगी, ये ग्रैंडफादर से मदर में, ठीक है ना, कैरियर मदर में जाएगी, कैरियर मदर से वहाँ पर हमारे पास किस में जाएगी, ग्रैंड सन में जाएगी। अब यहाँ पर कुछ पेडिग्री है, ठीक है ना, कुछ सैम्पल है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, एक कैरियर फीमेल है, ठीक है ना, कैरियर फीमेल क्या मतलब क्या है कि वो जो फीमेल है उसको खुद को ये बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी कैरी करने वाले जीन रखती है और वो अपनी जो बीमारी है ना वो अपनी नस्ल में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसके हमारे पास जो जीन है वो क्या होंगे, वो हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा जी, ये होगा जी एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये एक्स एच और यहाँ पर हमारे पास एक्स एच होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये स्मॉल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन ये बीमारी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास कैपिटल में है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास जो है वो रिसेसिव में है। अच्छा, ये जो एच है ना, बेसिकली ये कौन सा, ये जीन को शो करता है जो कि हीमोफीलिया वाला होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैरियर फीमेल की हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास कैरियर फीमेल का जो क्या होता है, जीन होता है, वो एक्स हमारे पास कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा आता है, ये जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हो एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये इफेक्टेड मेल है। अब ये जो इफेक्टेड मेल होता है ना, इसका हमारे पास जो जीन होता है वो क्या होता है, एक्स, और उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एच और वाई। ये जो स्मॉल एच है यही हीमोफीलिया को शो करता है, क्योंकि ये मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स होता है और एक एक्स के ऊपर अगर ये हमारे पास हीमोफीलिया वाला क्या आ जाए, अलील आ जाए, तो हमारे पास मेल क्या होता है, इफेक्टेड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल क्या है, ये फीमेल है। नॉर्मल फीमेल का हमारे पास जो जीन है वो एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच ही होगा, ठीक है ना। और नॉर्मल मेल के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक्स कैपिटल एच और वाई। मतलब क्या है कि ये जो बीमारी है ये रिसेसिव ट्रेट के साथ आती है, और अगर हमारे पास एक्स के ऊपर रिसेसिव जीन आ गया, रिसेसिव एच आ गया, तो वो बीमारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने समझाया कि ये जो बीमारी होती है ना, ये क्या करती है, जिग जैग पैटर्न को फॉलो करती है। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये हमारे पास ये नॉर्मल क्या है, फीमेल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मल क्या है जी, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये अफेक्टेड हमारे पास क्या है, ये मेल है। जब इनकी आपस में मैटिंग होगी तो मैटिंग के रिजल्ट में ये क्या करेंगे, इनके जो है यहाँ पर जो है वो 3 ऑफस्प्रिंग आए। एक हमारे पास उसने क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पर देखिए एक मेल था। अब मेल अफेक्टेड है तो मेल से मेल में ही हमारे पास क्या है कि ये जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, ये फीमेल है, लेकिन ये फीमेल क्या है, कैरियर फीमेल है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को दोनों जो अलील है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरियर फीमेल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल हमारे पास क्या है जी, मेल है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इन दोनों की आपस में क्या हो गई, मैटिंग हुई। मैटिंग करने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से हमारे पास ये कैरियर से कैरियर फीमेल भी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल फीमेल है, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास नॉर्मल मेल है, और यहाँ से हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये है जी हमारे पास क्या चीज़, अफेक्टेड मेल है, ठीक है ना। पहले हमारे पास क्या था,
कि ये बीमारी कहाँ पर थी, ये हमारे पास ये क्या है जी, ये है जी ग्रैंडफादर। पहले बीमारी कहाँ पर थी, ग्रैंडफादर से थी। ग्रैंडफादर से वो फिर कहाँ पे गई, उसकी हमारे पास यहाँ पर कैरियर मदर में गई, ठीक है ना। कैरियर मदर की शादी हुई किस चीज़ से, यहाँ इफेक्टेड पर्सन, वो दूसरे इफेक्टेड पर्सन से। फिर उससे क्या हुआ कि वो जो बीमारी थी वो फिर कहाँ पर गई, ये इस मेल के अंदर गई। आप लोग यहाँ पर देखो तो ये जिग जैग चल रहा है, ये यहाँ से यूं गई, फिर ये यहाँ से ये इस मेल के अंदर थी, ठीक है ना। इस मेल से फिर उसके अपने बेटे के अंदर गई। तो ये क्या है कि ये जिग जैग पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। तो ये था आज का हमारा वन शॉट। होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आई होगी। अगर समझ आई है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।